दादू, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैभव ने बड़ी मुश्किल अपने दोनों बच्चों को ये शब्द रटवाए थे ताकि उसके पिताजी अपने पोती पोते के मुंह से सुनकर अपने जन्मदिन पर खुश हो जाएंगे। अमेरिकी परिवेश में पले बड़े वैभव के दोनों बच्चे हिंदी भाषा समझते तो थे पर बोलने में अटक जाते हैं। वैभव के पिता नागपुर से अपने बेटे वैभव से मिलने अमेरिका साल 2 साल में चले जाया करते थे, लेकिन उनका मन बहुत ही कम लगता था। वैभव ने अमेरिकन लड़की से ही शादी की थी और बच्चे भी वहीं पैदा हुए थे। वैभव के पिता को वहाँ का माहौल बहुत कम समझ आता था। नागपुर में उनका अपना घर था। पत्नी के गुजर जाने के बाद वो अकेले पड़ गए थे। साल के 3-4 महीने वो अपने बेटे के साथ अमेरिका में ही गुजारते थे। बेटे से तो उनका लगाव था, पर वैभव की पत्नी और उसके बच्चों को वो कतई पसंद नहीं करते थे। उनके पहनावे, उनके रहन सहन वैभव के पिता को रास नहीं आता था। बेटे का मुंह उन्हें अमेरिका आने पर मजबूर कर देता था। वैभव ने अपने पिता के जन्मदिन की पूरी तैयारी कर रखी थी। वैभव की बेटी जिया और बेटा साहिर भी बहुत खुश थे। वैभव की पत्नी भी अपने ससुर को खुश रखने की बहुत जतन करती रहती थी, पर मुश्किल इतनी सी ही थी कि वैभव के पिता को अपनी बहू की कोई बात भी अच्छी नहीं लगती थी। जैसे ही वैभव और उसके परिवार ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बड़े से बर्थडे केक को काटने के लिए उनसे आग्रह करते हुए चाकू आगे बढ़ाया, वैसे ही वैभव के पिता भड़क उठे। उम्र को घटाने के तरीके मुझे ना बतलाओ, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। इस केक को मेरे सामने से हटाओ और अपने कमरे में ले जाकर तुम चारों मिलकर काट लो और खा लो। मुझे ये चोचलेबाजी तनिक भी पसंद नहीं। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ और खुद को वैसा ही दिखलाता हूँ। वैभव और उसके परिवार को उनके ये व्यवहार तनिक भी पसंद नहीं आया। 13 साल की जिया ने अपने दादू की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ दादू? साहिर जिया से 2 साल बड़ा था। अपने दादू के करीब जाकर केक की क्रीम उनके गालों पर लगा दी। वैभव के पिता ने अपने पोते की इस हरकत पर उसको बहुत भला बुरा सुना दिया। अपने बच्चों के साथ वैभव अपने कमरे में चला गया। वैभव की पत्नी ने अजीब सा मुंह बनाया और वैभव के पीछे पीछे चली गई। अपने पिता के इस व्यवहार से वैभव दुखी तो था, पर बच्चों को समझाया कि पापा ने ये सब कभी नहीं देखा और ना ही कभी किया है, इसलिए उनको ये पसंद नहीं। पर डैड, दादू अपसेट क्यों हो गया? जिया ने वैभव से सवाल किया। वैभव ने जिया से कहा, वो अपसेट नहीं है। तभी वैभव की पत्नी एनी बोली, ही इज़ नॉट अपसेट, ही इज़ मैड। वो पागल है। साहिर, जिया और एनी तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। वैभव एनी की इस तरह की भाषा का कोई जवाब नहीं दे पाया। घर का माहौल ना बिगड़े इसलिए उसने केक काटा और बच्चों को खिलाते हुए मुस्कुरा दिया। वैभव को उस रात नींद नहीं आई। पिता का व्यवहार अच्छा तो नहीं लगा, पर उनसे कुछ कह पाना भी असंभव सा था। वैभव के पिता पूरे दिन घर में अकेले ही रहते थे। बच्चे स्कूल तो पति पत्नी ऑफिस के लिए चले जाते थे। साला, ये कोई देश है जहाँ अपने भी गैरों की तरह रहते हैं। बच्चों में ना कोई संस्कार है, ना अपनों के प्रति कोई लगाव। इस नालायक वैभव से ना जाने कितनी बार बोला कि नागपुर में परिवार ले चल, पर मेरी सुनता कौन है। वहाँ रहेंगे तो 2-4 दिन में सबको सुधार दूंगा। अपने मन ही मन बड़बड़ाते जा रहे थे वैभव के पिता। तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो देखा घर की साफ सफाई और खाना बनाने वाली मेड खड़ी थी। वो एक भारतीय महिला थी। काफ़ी दिनों से अमेरिका में ही रहती थी। उसका बेटा पुणे से उसको लेकर आया था, पर बेटे का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया था। बहू अमेरिकन थी। उसने दूसरी शादी कर ली तो पति की माँ को घर से निकाल दिया था। अपना गुजारा करने के लिए वहाँ रह रहे भारतीयों के यहाँ साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। वैभव के घर में वो 2 साल से काम करती थी। जब वो वैभव के घर काम करने आती तो उस बीच में वैभव के पिता का समय अच्छी तरह पार हो जाता था। अहिल्या, तुम अपने बेटे के मरने के बाद भारत वापस क्यों नहीं गई?
वैभव के पिता ने काम करने वाली अहिल्या से पूछा। नहीं साहब, मैं वापस जाकर भी क्या करती। पूरे की जितनी जमीन जायदाद थी बेटा सब कुछ बेचकर मुझे अपने साथ ले आया था। अकेला ही बेटा था साहब, वही मेरे जीवन का सहारा था। अगर वहाँ चली भी जाती तो कहाँ रहती और क्या करती। मेरा बेटा वैभव का अच्छा दोस्त था तो वो मुझे अपने घर ले आया। लेकिन साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए ये काम करने लगी। मैं अच्छे पैसा कमाती है। इधर वैभव के ऑफिस में जितने भी भारतीय हैं, मैं सबके घर यही काम करती है। मेरा बेटा भी वैभव के ही ऑफिस में काम करता था। बीच बीच में अपने पल्लू से अपनी नम आंखों को पोंछ लेती। वैभव के पिता उसकी कहानी सुनकर घबरा जाते थे और अपने आप से कहते, मैं जीवन भर अपनी जमीन जायदाद नहीं बेचने वाला। मुझे अब समझ में आया कि वैभव क्यों कहता है कि सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। अहिल्या अपने काम में व्यस्त हो गई और वैभव के पिता अपनी ही ऊहापोह में दिमाग घुमाते रहे। अहिल्या ने डाइनिंग टेबल पर लंच बना के आवाज़ लगाई, साहब आइए, खाना बन गया है। आपको कढ़ी बहुत पसंद है ना, मैंने आज वही बनाई है। जिया और साहिर भी आने ही वाले थे, लेकिन वैभव के पिता कभी उनके साथ लंच और डिनर नहीं करते थे, इसलिए अहिल्या की आवाज़ सुनकर वो डाइनिंग टेबल पर लगे भोजन को एक बार प्लेट में लगाकर खाने लगे। हेलो दादू, हाउ आर यू? साहिल और जिया ने एक साथ अपने दादू से कहा, पर वैभव के पिता ने उनकी इस बात का जवाब नहीं दिया। दोनों बच्चों ने कंधा उचकाया और अपने अपने कमरे में चले गए। अहिल्या ने दोनों बच्चों से कहा, लंच रेडी है, जल्दी से चेंज करके आ जाओ। वैभव के पिता ने अहिल्या से कहा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, जरा देखो कहाँ रख दिया है। अहिल्या ने कहा, वो तो मैंने जिया के कमरे में देखा था। वैभव के पिता खाना खाकर जिया के कमरे की तरफ गए और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही 2 कदम बढ़ाए वैसे ही जिया उन पर चीख पड़ी, हाउ डेयर यू विदाउट नॉकिंग यू इंटर माई रूम। बिना दस्तक दिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में प्रवेश करने की। गो आउटसाइड, बाहर निकलो। देखते नहीं मैं कपड़े बदल रही हूँ। दादू, आपको इतनी भी तहजीब नहीं कि किसी के कमरे में घुसने से पहले दरवाज़ा खटखटा दे। जिया कपड़े तो पहले ही बदल चुकी थी, ना जाने किस बात का गुस्सा उन पर उतार रही थी। वैभव के पिता अपनी पोती की इस हरकत से सख्ते में आ गए, निस्तल मौन हो गए, अवाक रह गए कि मैं क्या सुन रहा हूँ। जिया इतनी तेज चीखी थी कि अहिल्या और साहिल भी जिया के कमरे में आ गए। वैभव के पिता के आंखों में आंसू आ गए और वो डगमगाते कदमों से जिया के कमरे से निकल गए। अहिल्या ने उनका चश्मा जिया के कमरे से उठाया और वैभव के पिता को दे दिया। अरे रोते क्यों हो साहब, ये अमेरिका है, कोई हमारा भारत नहीं। यहाँ कौन कब और क्या कह दे कोई भरोसा नहीं। आप परेशान ना होइए, कोई ऐसी बात नहीं है। वो अभी स्कूल से आई है, थक गई होगी, इसलिए ऐसा मुंह से निकल गया। अब मैं चलती हूँ, आप आराम करिए। ठहरो अहिल्या, वैभव के पिता ने अहिल्या को रोकते हुए कहा। वैभव के पिता ने अपने सूटकेस में अपना सामान रखा और अहिल्या से कहा, अब चलो, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन साहब, अभी आप कहाँ जाएंगे? अहिल्या ने वैभव के पिता की तरफ देखते हुए कहा। जिया और साहिल भी वहीं खड़े थे। जहन्नुम में चला जाऊंगा, पर यहाँ नहीं रुक सकता। लेकिन साहब, वैभव और उसकी पत्नी को तो आने दीजिए। अहिल्या ने फिर वैभव के पिता से कहा, तुम बैग उठाती हो या नहीं, या मैं ही उठा लूँ? अरे इतने बड़े शहर में कोई तो होटल होगा, वहीं रुक लूँगा और 2-4 दिन में नागपुर चला जाऊँगा। अहिल्या ने कहा, साहब आप हमारे रूम पर चलो, जब वैभव आएगा तब कहीं भी चले जाना, मैं आपको ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगी। वैभव के पिता और अहिल्या दोनों घर से निकल गए। जिया और साहिल उनको जाते हुए देखते रहे। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन खाना खाते हुए फिर से अपने दादू का मजाक उड़ाने लगे। वाओ, व्हाट अ लव स्टोरी। दादू को इतनी भी शर्म नहीं है कि मेड के घर रहने को चला गया। सिट यार। अहिल्या ने वैभव के पिता का अपने घर में बहुत स्वागत किया। वैभव के पिता को यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था।
उन्होंने अहिल्या से कहा, तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है जो इतनी शिद्दत के साथ 7 समंदर पार बिना वजह पड़ी हो? अरे पुणे नहीं जाना चाहती तो मेरे घर नागपुर चली चलो, मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा और तुमको एक सहारा। अहिल्या वैभव के पिता की इस बात पर निस्तल मौन हो गई। जब वैभव के पिता ने कहा, अरे तुम कहाँ खो गई? कोई जवाब नहीं दिया। अब तक अहिल्या बोली, यहाँ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे आसपास ही है। अगर मैं पुणे या आपके साथ नागपुर गई तो मेरे बेटे की यादें वहीं सिमट के दफन हो जाएंगी। वैभव के पिता ने अहिल्या की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, आपने आज ठीक से लंच भी नहीं किया। इतना कहकर अहिल्या किचन की तरफ बढ़ गई और वैभव के पिता ना जाने किन ख्यालों में खो गए। वैभव और उसकी पत्नी जब शाम को लौटे तो वैभव की बेटी जिया ने अपने दादू के खिलाफ ऐसा जहर उगला कि वैभव की पत्नी आग बबूला हो गई। जिया ने कहा, मैं चेंज कर रही थी और दादू ने मेरे कमरे में आकर मेरे बदन से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। वैभव बेटी की ये बात सुनकर निश्चल मौन हो गया, लेकिन बेटी की इस बात से वैभव बिल्कुल भी सहमत नहीं था। आज उसको खुद पे शर्म आ रही थी कि उसने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी छोड़ दी होगी। साहिर ने कहा, दादू का मेड के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो हमारा घर छोड़कर मेड के घर रहने चला गया। वैभव तमतमा गया और जैसे ही अपना हाथ साहिर पर उठाना चाहा, वैसे ही वैभव की अंग्रेज पति ने वैभव के हाथ को रोकते हुए कहा, हाउ डेयर यू, पहले अपना पिता को देखते नहीं, मेरे बच्चों को मारने लगा। जस्ट होल्ड योर हैंड माई डॉटर एंड सन। कफिचूत, झूठ नहीं बोलते। अब तो वैभव कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि पत्नी और बच्चे सभी उसके खिलाफ हो चुके थे। आज शाम जब अहिल्या वैभव एवं अन्य घरों में खाना बनाने के लिए अपने घर से निकलने लगे, तभी वैभव के पिता ने अहिल्या के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, आज से तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी। क्या ज़रूरत है तुम्हें घर घर जाकर काम करने की? माना कि तुम मेरे साथ नागपुर नहीं चल सकती, लेकिन मैं तो अपनी छोटी बहन अहिल्या के घर रह सकता हूँ ना। अहिल्या अवाक सी रह गई और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अहिल्या ने रोते हुए वैभव के पिता से कहा, मेरे तो कोई भाई नहीं था, पर ईश्वर ने 7 समंदर पार बसाकर मुझे बड़ा भाई दे दिया। इतना कहकर अहिल्या अपने भाई के गले लगकर रोने लगी। तभी वैभव वहाँ आ गया। अपने पिता की बाहों में अहिल्या को देखकर वो बिना सच जाने ही वहाँ से चला गया। वैभव को कुछ समझ नहीं आया कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चे जो कह रहे हैं क्या उसे मैं गलत समझूं या फिर अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे सही मानूं। पूरा दिन गुजर गया। अहिल्या आज घर से बाहर भी नहीं निकली। वैभव के पिता नहीं चाहते थे कि अहिल्या किसी के घर काम करने जाए। अहिल्या ने कहा भी, कम से कम वैभव के घर तो खाना बना दूँ, वरना बच्चे भूखे रहेंगे या फिर वो अंग्रेजन कुछ भी बाहर से ऑर्डर कर देगी। मरने दो भूखे, सबको अकल ठिकाने लग जाएगी। अभी दोनों लोग बात ही कर रहे थे कि अहिल्या का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो वैभव फ़ोन कर रहा था। हाँ वैभव बेटा, कैसे हो तुम? अहिल्या ने वैभव से पूछा। मैं तो ठीक हूँ आंटी, लेकिन आप जो कर रहे हो इस उम्र में वो ठीक नहीं है। अहिल्या ने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। वैभव बेटा, मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? आप इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हैं आंटी कि मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही। आज जब मैं पापा को लेने आपके घर गया तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि आप पापा के गले पड़ी हुई थी। अहिल्या के आंखों से आंसू आ गए। वैभव के पिता वैभव की सब बातें सुन रहे थे और उन्होंने अहिल्या के हाथ से मोबाइल ले लिया और वैभव पर बिफरने लगे। क्या बक रहा है? बोल, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। साले नालायक, अंग्रेजन बीबी के गुलाम, तुझे यही संस्कार दिए थे मैंने कि तू इस बुढ़ापे में मुझ पर, अहिल्या बहन पर शक कर रहा है? जरा खुद के परिवार को तो देख, क्या हो रहा है तेरी फैमिली में। तेरे बच्चे उम्र में तो बच्चे ही हैं, पर उनकी हरकतें देखी है तूने? अरे अमेरिका क्या रहने लगा, तू अपने सारे संस्कार ही भूल गया। तुझ जैसे मूर्ख इंसान से मुझे यही उम्मीद थी। तेरे घर रहने से तो अच्छा है मैं अहिल्या बहन के घर पर रहूं।
खबरदार, आज के बाद कभी अहिल्या बहन पर उंगली उठाई तो। वैभव अपने पिता की बातें सुनकर कुछ जवाब नहीं दे पाया और फ़ोन काट दिया। वैभव की आंखें खुल गई। अभी तक वो अपने पिता के बारे में गलत सोच रहा था, लेकिन अब उसके कानों में पिता के वो शब्द अहिल्या बहन ही गूंज रहा था। वैभव अपने घर बीवी बच्चों के होते हुए भी अकेला महसूस कर रहा था। दोनों बच्चे अपनी माँ के मुताबिक ही चलते थे। डैडी, मुझे भूख लगी है, क्या आज हमारी मेड नहीं आएगी? वैभव के बेटे साहिर ने अपने पिता से पूछा। वैभव ने कहा, नो, शी ऑन लीव टुडे। तब तक वैभव की बेटी भी आ गई और किचन में जाकर खाना तलाशने लगी। उसने जब देखा कि सभी बर्तन खाली है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सिट यार, वेयर इज अहिल्या? व्हाट द हेल? अभी तक वो खाना पकाने नहीं आया? डैडी, उस मेड अभी अपने घर में नहीं बुलाने का। उसने दादू को भी अपने चक्कर में फंसा लिया। देखो, अभी तक डिनर रेडी नहीं है। मुझे तेज भूख लगा है। भूख लगा है तो जाकर आग भर ले मुँह में। तभी वैभव की पत्नी अपने कमरे से बाहर आ गई। उसको देखते ही वैभव की जुबान बंद हो गई। वैभव की पत्नी ने कहा, तुम्हारा पिता बहुत घटिया इंसान है। नौकरानी को लेकर इधर से भाग गया। तुम इंडियन सब ऐसा ही होता है। जैसे ही वैभव ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गया। जस्ट शट अप, मेरा फादर है, वो उनके लिए रिस्पेक्ट से बात करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। वैभव की पत्नी बोली, यू शट अप, अगर तुमको भी अपना डैडी का साथ जाना है तो जाओ, बट मेरा बच्चों से कायदे से बात करो। पत्नी की कड़क आवाज़ ने एक बार फिर से वैभव की जुबान पर ताला लगा दिया। वैभव दो राहें पर खड़ा था। एक तरफ भारतीय पिता के संस्कार से बंधा, दूसरी तरफ विदेशी पत्नी और अपने बच्चे। समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। पापा की वजह से मेरी गृहस्थी टूट रही है तो कभी सोचता पत्नी की वजह से पापा मुझसे दूर हो रहे हैं। किसी तरह से उसने पत्नी और बच्चों को समझा लिया और पापा को अपने घर लाने की बात भी कर ली। वैभव की पत्नी ने कहा, देखो, अगर तुम्हारा डैडी इधर रहने को मांगता तो अहिल्या इधर नहीं रहेगा। वो लंच और डिनर बना के अपना घर जाएगा। वैभव ने कहा, भला अहिल्या आंटी यहाँ क्यों रहेंगी? उनका अपना घर नहीं है क्या? जैसे वो पहले इधर आती थी वैसे ही वो अब भी काम करने ही आएंगी। तभी वैभव की बेटी बोली, मम्मा, वो ओल्ड मैन को उधर ही रहने दो, मुझे वो पसंद नहीं। उसका आंखें मुझे अच्छा नहीं लगता। उस दिन वो मेरा रूम में नॉक नहीं किया और अंदर घुस आया। मैं कपड़ा बदल रही थी। डैडी को अगर उनको रखना है तो मुझे बोर्डिंग में भेज दो। 13 साल की वैभव की बेटी से वैभव को ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपने दादा के लिए इस तरह बात करेगी। वैभव ने अपनी बेटी से कहा, ही इज़ माई फादर। जैसे मैं तुम्हारा पिता हूँ वैसे ही वो भी मेरा पापा है। वैभव ने किसी तरह से बेटी को भी समझा लिया और चारों लोग अहिल्या के घर पहुँच गए। अहिल्या वैभव के पिता के सिर की मालिश कर रही थी। दरवाजे की तरफ पीठ थी और वैभव के पिता की कुर्सी का मुंह भी दरवाजे की तरफ पीठ करके पड़ी थी जिस पर वो बैठे थे। अहिल्या कुर्सी के पीछे खड़ी थी और वैभव के पिता के हाथ में तेल की कटोरी थी। अहिल्या तेल की कटोरी से अपने हाथ में तेल लेने के लिए वैभव के पिता की तरफ झुकी। वैसे ही वैभव अपनी पत्नी और दोनों बच्चे कमरे में घुसने लगे। तभी वैभव की बेटी ने कहा, वाओ, व्हाट अ रोमांटिक पोज। इतना कहते ही अहिल्या ने घूमकर देखा तो वैभव की बेटी ताली बजा रही थी और अहिल्या और अपने दादा का मजाक उड़ा रही थी। अहिल्या के दोनों हाथों में तेल लगा था। वैभव का पूरा परिवार उसके दरवाजे पर खड़ा था। अरे वैभव बेटे, अंदर आओ, उधर क्यों रुक गए? तब तक वैभव के पिता भी दरवाजे की तरफ घूम गए थे। वैभव अंदर गया और अपने पापा के पैरों में गिर गया। पापा जी, घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। और देखिए ना, बच्चे भी आए हैं आपको लेने। वैभव की पत्नी और दोनों बच्चे भी अंदर आ गए। वैभव की बेटी ने अहिल्या को देखते हुए कहा, हेलो आंटी, हाउ इज़ योर लव स्टोरी गोइंग ऑन? अहिल्या हक्की बक्की रह गई। आर यू मैड? अहिल्या ने वैभव की बेटी की तरफ देखते हुए कहा। अहिल्या कई सालों से अमेरिका में रह रही थी, इसलिए अमेरिकन इंग्लिश ठीक ठाक बोल लेती थी। वैभव की पत्नी ने अहिल्या को घूरते हुए कहा,
मेरा बेटी ठीक तो बोल रहे हैं। तुमको नहीं पता कि तुम्हारे लव स्टोरी कैसा चल रहा है इस ओल्ड मैन के साथ। अहिल्या ने पास में रखी तौलिए से अपना हाथ पोंछे और 4 कदम पीछे हटकर सुबकने लगी। वैभव के पिता कुर्सी से उठे और एक जोरदार चाटा अपनी पोती के गाल पर लगा दिया। वैभव की पत्नी ने जब देखा कि वो दोबारा उसकी बेटी की ओर हाथ उठाने जा रहे हैं तो उसने वैभव के पिता को जोरदार धक्का मार दिया। वैभव के पिता कुर्सी से हट जा टकराए। धक्का इतनी तेज था कि बूढ़ा शरीर सीधे जमीन में गिर गया। वैभव के पिता का सिर फट गया था। माथा फूटते ही खून की धार सिर से टपककर गाल पर आ गई थी। वैभव ने दौड़कर अपने पिता को उठाया। वैभव की सारी प्लानिंग चूर चूर हो गई थी। वैभव की पत्नी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा चुकी थी। अहिल्या ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स अलमारी से निकाला और रुई में डेटॉल लगाकर वैभव के पिता के माथे पर लगी चोट पर चिपका दिया। वैभव के पिता ने कुर्सी पर बैठते ही वैभव की तरफ देखते हुए कहा, यही दिन देखने को रह गया था कि बहू अपने ससुर को मारे। अरे वैभव, धिक्कार है तेरे इस जीवन पर, तेरे पैसे पर, तेरे रहन सहन पर। तेरी पत्नी मुझे मारती रही और तू मौन बनकर देखता रहा। मैं तो समझा था तू एक मर्द है, लेकिन मुझे तेरी इस मर्दानगी पर शक हो रहा है। वैभव चुप रहा। अहिल्या बोली, इसमें वैभव की क्या गलती है? आप उसे इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं? आपने ही तो उसकी बेटी पर हाथ उठाया और आप जानते हैं ना, आप अमेरिका में हैं। यहाँ रिश्ते कागज़ की नाव की तरह बहते हैं। जब तक आपकी नज़रों के सामने कागज़ की नाव है तब तक आप उसे देखकर खुश होते हैं। उसके ओझल होते ही आप उसे भूल जाते हैं। आपकी बहू एक अमेरिकन लड़की है, उसके संस्कार भारतीय नहीं हैं और उसके बच्चों में भी उसी आदतें हैं। उन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं। वो क्या जाने दादा दादी और रिश्ते क्या होते हैं। आप कोई अपने भारत में नहीं है कि पोते पोतिए आपके हुक्म से चलेंगे। ये अमेरिका है। अमेरिका, यहाँ बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो भला आपकी क्या सुनेंगे। वैभव बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अभी 2 नाव की सवारी पर है। उसको अपने पिता की भी देखना है और अपने पत्नी और बच्चों को भी देखना है। उसको कोई ऐसी बात ना बोलिए जिससे उसका दिल दुखी हो। आपको उसके साथ यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना है, ये तो आप तय करके ही आए हो। फिर क्यों आप इसके बच्चे और उसकी पत्नी की बातों का बुरा मान रहे हैं? वैभव की आंखें नम हो गई और वो वहाँ से चला गया। वैभव पूरी रात पिता की बातों पर रोता रहा। उसकी पत्नी और उसके बच्चे इस बात की परवाह नहीं कर रहे थे वैभव पर क्या बीत रही है। अहिल्या के काफ़ी समझाने के बाद भी वैभव के पिता पर कोई असर नहीं हुआ। उनके अड़ियल स्वभाव की वजह से उनकी आज तक किसी से पटरी नहीं खाती थी। वैभव की माँ ही थी जो उनको समझती थी, वरना हर कोई उनसे दूर ही रहना चाहता था। आज अहिल्या ने सोचा, शायद कहीं ये कड़वाहट मेरी वजह से तो नहीं पनप रही है। अहिल्या ने वैभव के पिता से कहा, कल जो कुछ भी हुआ कहीं उसकी वजह मैं तो नहीं, क्योंकि वैभव की बेटी उम्र में ज़रूर छोटी है, लेकिन उसके ख्यालात किसी प्रौढ़ महिला जैसे ही है। कल उसने जो कुछ भी मेरे और आपके बारे में कहा वो उसने अपने हिसाब से कहा। हम साथ साथ रहते हैं। हमारे और आपके बीच क्या रिश्ता है ये हम ही जानते हैं। और हाँ, यहाँ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कौन हैं और किस रिश्ते के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति इस बात को बिल्कुल इजाज़त नहीं देती और जिस जगह हम रहते हैं वहाँ अधिकतर लोग भारतीय ही हैं। मैं चाहती हूँ मेरी वजह से आपको कोई कुछ ना कहे और साथ ही साथ ये भी चाहती हूँ कि मुझे भी यहाँ का भारतीय समाज आपकी वजह से बुरा भला ना कहे। इतनी बातें कहने में अहिल्या के दिल पर क्या गुजरी होगी वो वही जानती है। वो आज तक वैभव के पिता में एक भाई ही देखती थी। वैभव के पिता का मन तो बहुत दुखी हुआ, पर वो अहिल्या की बात से सहमत थे। तुम ठीक कहती हो अहिल्या, तुमको समाज का डर है और मुझे तुम्हारा डर है कि मेरी वजह से तुम क्यों परेशान रहो। मैं तुम्हारा हर इशारा समझ गया। मैं आज ही तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊंगा। हो सकता है मैं ही गलत हूँ। मेरी पत्नी ही मुझे जब तक जिंदा थी तब तक समझती थी, बाकी किसी ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। मैं खुद को ईमानदार समझता हूँ और सच भी यही है कि मैं ईमानदार हूँ।
अहिल्या रो पड़ी। भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप ये घर छोड़कर जाओ? मैं तो ये कह रही हूँ यहाँ का माहौल देखते हुए अपने बेटे के घर रहो। आप समझदार हैं और सच्चे भी। जो समझदार और सच्चे होते हैं उनको समझौता करना भी आता है। आज नहीं तो कल वो आपको अच्छे लगने लगेंगे। वैभव आपका अपना खून है, आपका इकलौता बेटा है वैभव। अगर आप उसको इस तरह से उससे अपने को दूर रखेंगे तो आपकी पत्नी जो कि ऊपर वाले के घर में है वो क्या सोचेगी? वो माँ है, उसका कलेजा ही छलनी हो जाएगा। अगर वो जिंदा होती तो क्या वो अपने बेटे से दूर रह पाती? मैं आपसे विनती करती हूँ कि वैभव को अपना लीजिए। वो बहुत ही शरीफ और समझदार बच्चा है। वैभव के पिता रात भर जागते रहे। अपने बेटे की मजबूरी को भी वो भली भांति जानते थे। अहिल्या की बातें और अपनी पोती की बातों का तीखापन उसके दिमाग में घर कर गया था। सुबह के 4 बजे थे। वैभव के पिता ने अपने कपड़े एक बैग में रखे और अहिल्या को सोती हुई छोड़कर घर से निकल गए। बाहर आकर उन्होंने एक टैक्सी करी और एक होटल में जाकर रुक गए। रात भर जागे थे तो उनको नींद आ गई। सुबह जब अहिल्या सोकर उठी तो वैभव के पिता घर में नहीं थे। अहिल्या ने सोचा शायद वो मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे। 9 बजे तक जब वो नहीं लौटे तो अहिल्या उनके कमरे में गई। वैभव के पिता का बैग वहाँ नहीं था और ना ही उनका कुछ सामान। अहिल्या घबरा गई। उसने वैभव को फ़ोन किया कि तुम्हारे पिताजी का पता नहीं किधर निकल गए हैं, उनका कोई सामान घर में नहीं है। वैभव ने जैसे ही ये बात सुनी तो तुरंत अहिल्या के घर की तरफ आ गया। उसकी पत्नी और बच्चे अभी तक सो ही रहे थे। आंटी, जब पापा जी गए तो आप कहाँ थी और वो कितने बजे गए हैं? वैभव ने एक साथ कई सवाल अहिल्या से कर दिए। अहिल्या ने बताया, मैं तो सो रही थी। बाद में मैंने सोचा वो मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे, अभी लौट आएंगे, लेकिन 9 बजे तक जब वो नहीं लौटे तो मैंने तुमको फ़ोन किया। वैभव, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ना जाने भाई किधर गए होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंडिया वापस चले गए हों। वैभव ने कहा, आंटी आप परेशान ना हो, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। उनको यहाँ के बारे में कुछ भी तो पता नहीं है। आंटी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं अपने पिता की भी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। वैभव ने पुलिस को फ़ोन किया और पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। शाम के 4 बजे पुलिस वैभव के पिता को लेकर वैभव के घर पहुंची तो पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। वैभव के पिता ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे की पत्नी और उसकी बेटी ने मुझे मारा था, इसलिए मैं बिना बताए ही घर से निकलकर एक होटल में रुक गया। मैं तो आज रात को इंडिया भी चला जाता अगर पुलिस ना पहुंच जाती। पुलिस ने वैभव की पत्नी से पूछताछ की तो वो साफ मुकर गई। उसने अपने ससुर को नहीं मारा है। अहिल्या भी वहीं खड़ी थी। वैभव के पिता ने अपने बेटे से ही कहा, तू बता, तेरी वाइफ ने मुझे धक्का दिया था या नहीं? मेरे सिर पर जो चोट लगी वो कैसे लगी है? वैभव कभी अपनी पत्नी की तरफ देखता तो कभी अपने पिता की तरफ, लेकिन उसकी जुबान पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। वैभव की बेटी आगे आकर बोली, यस, मेरी मॉम ने दादू को धक्का दिया था क्योंकि वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। वैभव की बेटी का इतना घटिया बयान सुनकर वैभव ने उसकी तरफ हाथ उठा दिया। पुलिस ने वैभव का हाथ पकड़ लिया। अहिल्या की आंखों में आंसू थे। वैभव की बेटी ने पुलिस से कहा, मेरे दादू और ये हमारे घर की मेड के बीच अफेयर चल रहा है। मॉम को ये सब ठीक नहीं लगा तो दादू को बोला कि आप इधर से निकल जाओ। दादू मेड के घर रहने लगा। बस इतनी सी बात है। अगर मेरा या मेरी मॉम कहीं से भी रॉन्ग है तो हमें अरेस्ट कर लीजिए, वरना इस दादू और मेड को अरेस्ट करिए। अगर ये दादू मेरे घर में रहेगा तो मुझे डर है कि दादू फिर से मेरे साथ छेड़खानी करेंगे। रिक्वेस्ट यू प्लीज़ अरेस्ट हिम। जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सब के सब निस्तल मौन हो गए। पुलिस ने वैभव के पिता को गिरफ्तार कर लिया और वहाँ से ले गई। वैभव कुछ भी ना कर सका। अहिल्या ने वैभव सहित उसके परिवार की तरफ देखते हुए कहा, थू, धिक्कार है वैभव तुझ पे और तेरी फैमिली पर। एक पिता कुछ दिन के लिए अपने बेटे और उसके परिवार से मिलने आया और तुम लोगों ने उस पर झूठे इल्जाम लगा दिए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे वैभव, डूब मर तू चुल्लू भर पानी में। लानत है ऐसी घटिया औलाद पर। वैभव की बेटी अहिल्या को देखकर हंस रही थी। ए बूढ़ी, ओल्ड लेडी, तुझे भी तेरे आशिक के साथ जेल जाने का है तो बोल,
तुझे भी उसके साथ भेजने का इंतजाम करती है मैं। वैभव ने अहिल्या के पांव पकड़ लिए और रोने लगा। आंटी, मुझे माफ़ कर दो। अहिल्या ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले ही वापस अपने घर की तरफ आने लगी। वैभव ने अहिल्या के दोनों कंधे पकड़े और अहिल्या के साथ साथ चलने लगा। वैभव ने अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, हो गई तुम लोगों को तसल्ली? अब रहो तुम लोग, मैं भी चला यहाँ से, कभी लौट कर नहीं आऊँगा। जब तक मेरा पिता नहीं आएगा तब तक मैं भी तुम लोगों को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। गेट लॉस्ट, वैभव की पत्नी ने वैभव से कहा और अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली गई। वैभव अहिल्या के घर आ गया। आंटी, मुझे माफ़ कर दो। आप तो सब जानती हैं कि मेरी फैमिली कितनी बुरी है। बच्चे भी अपनी माँ के ही बनकर रह गए। मुझे अपना बेटा समझिए। मैं पापा को छुड़ा कर लाता हूँ। अब मैं आप दोनों के साथ ही रहूँगा। पापा कहेंगे तो मैं इंडिया ही उनके साथ चलूँगा, छोड़ दूँगा हमेशा के लिए अपनी फैमिली को। अहिल्या ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी भीगी हुई आंखें साफ करी। वैभव तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ चला गया। वैभव पुलिस स्टेशन जब पहुंचा तो उसके पिता लॉकअप में थे। वैभव ने उनकी जमानत करवाई और उनको लेकर अहिल्या के घर आ गया। वैभव के पिता ने अहिल्या से कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मेरी वजह से तुमको और वैभव को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं तुम दोनों से माफ़ी चाहता हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरी निकल गई। इसकी माँ जिंदा थी, वो हमेशा यही कहती थी, हमारा इकलौता बेटा है। तुम रिटायर हो जाओगे तो हम दोनों बेटों के साथ रहेंगे। घर की छत की तरफ देखते हुए कहा, तुम देख रही हो ना, अमेरिका में रहने का सुख। जो काम पूरी जिंदगी में नहीं हुआ वो अमेरिका में आकर हो गया। बस यही कसर बाकी थी कि मैं पुलिस थाना करूं और लॉकअप में बंद रहूं। आज तुम्हारे बेटे ने वो भी पूरी करा दी। यहाँ आकर एक बहन मिली, वो भी अपनी बदनामी के डर से मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकती। अहिल्या ने वैभव के पिता से कहा, आप ऐसी बात भला क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि आप वैभव के साथ रहें। अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं तो मैं आज ही आपके साथ इंडिया चलने के लिए तैयार हूँ। वैभव का घर ना टूटे, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। आप देखिए ना, वैभव कितना परेशान है। कमी वैभव में नहीं है बल्कि यहाँ के कल्चर में है। मैं इसके परिवार को कोई दोष नहीं दे रही। रही बात इसकी पत्नी की, तो वो एक अमेरिकन औरत है। जैसे उसकी परवरिश हुई है वैसे ही वो अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। देखा जाए तो दोष किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका परिवार बिखर गया है। आप चाहते हैं कि वैभव इस सब ड्रामे की वजह से अपने परिवार को छोड़ दे। वैभव चुपचाप खड़ा रहा। वैभव के पिता बोले, मैं फ़िलहाल भारत जाऊंगा क्योंकि इस बुढ़ापे में मेरी पोती मुझ पे ही गलत इल्ज़ाम लगाए। ये मेरे लिए डूब मरने की बात है। पापा, आप परेशान ना होइए। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपको उस घर में ले जाना नहीं चाहता। अगर आपका फैसला है कि आप वापस इंडिया जाएंगे तो मैं आपके इस फैसले से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं भी अब यहाँ नहीं रहूँगा। मैं भी अब आपके साथ ही इंडिया चलना चाहता हूँ। मैं आज ही तलाक के पेपर रेडी करता हूँ और उसके बाद मैं भी यहाँ नहीं रुकूँगा। मेरे लिए आपसे बढ़कर मेरा परिवार नहीं है। मेरा परिवार तो आप हैं। अभी ये सब बात चली रही थी कि अचानक वैभव की बेटी का फ़ोन आ गया कि मम्मी स्लिप कर गई है। आप जल्दी से घर आ जाओ, मम्मी को बहुत ब्लीडिंग हो गई है। हेड इंजरी की वजह से बहुत ब्लड निकल गया है। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है। आप जल्दी से घर आओ पापा, आप जल्दी आ जाओ। इतना कहने के बाद वो तेज़ तेज़ रोने लगी। अपनी बेटी की बात सुनकर वो घबरा गया और अपने पिता से कहा कि मेरी वाइफ को बहुत चोट आई है। अहिल्या ने कहा, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से घर चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। वैभव के पिता को भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और वो भी वैभव के साथ चल दिए। वैभव की पत्नी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा चुकी थी। वैभव, अहिल्या और वैभव के पिता सीधे अस्पताल ही पहुंच गए। वैभव की बेटी ने दौड़कर अपने पिता को पकड़ लिया और फपक फपक कर रोने लगी। वैभव ने उसको अपने से अलग कर दिया और डॉक्टर से बात करने लगा। इस समय वैभव की पत्नी आईसीयू में थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसका सिर फट चुका है और काफ़ी खून बह गया है। डॉक्टर उसके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। अहिल्या और वैभव के पिता आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। वैभव की बेटी ने अपने बाबा की तरफ देखा तो वो निस्तल मौन हो गई।
वो लगातार अपने बाबा को ही देख रही थी कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मन ही मन बहुत पछता रही थी कि मैंने दादू के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो अपनी ये बात उनसे कह नहीं पाई। वो उन्हीं के बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और अपनी मम्मी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। वैभव की पत्नी की हालत गंभीर थी। सिर की गहरी चोट के साथ साथ उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। वैभव के बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। वैभव भी काफ़ी उदास था। अहिल्या ने वैभव के पिता से कहा, भैया आप इतना क्यों परेशान हैं? आपको तो भारत वापस जाना है तो जाइए। वैभव के पिता अहिल्या की बात सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे। वो अपने बेटे के पास गए जो कि अपने बच्चों को ढांढस बंधवा रहा था। वैभव के पिता ने वैभव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, परेशान ना हो, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। वैभव खड़ा हो गया और बोला, पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि इन बच्चों के सिर पर इनकी माँ का साया बना रहे। पापा जी मैं जानता हूँ ये बच्चे उस संस्कार से महरूम हैं जो आपने मुझे दिए हैं, मैं वो संस्कार इनको नहीं दे पाया। वैभव के पिता अपनी पोती और पोते की तरफ गए और उनके भी सिर पर हाथ रखते हुए बोले, आप दोनों अब बिल्कुल नहीं रोना, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, वो अभी थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएंगी। वैभव की बेटी को पता नहीं कहाँ से सद्बुद्धि आ गई कि वो अपने दादू के पैरों में गिरकर रोने लगी। वैभव के पिता ने कहा, चल उठ जा और रोना बंद कर, चल हम सब मिलकर तेरी मम्मी को ठीक कर देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अहिल्या सहित सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। वैभव चुपचाप खड़े होकर अपनी बेटी को देख रहा था। वैभव सहित पूरा परिवार यही कामना कर रहा था कि किसी तरह से वैभव की पत्नी ठीक हो जाए। दोनों बच्चे रो रो कर परेशान थे। वैभव का बेटा अपने दादू से बोल रहा था, दादू प्रे फॉर माई मॉम। वैभव की बेटी आज तो बिल्कुल ही बदल गई थी। आज ना जाने कितनी बार वो अपने दादू को सॉरी बोल चुकी थी। अहिल्या बोली, अब माफ़ भी करो भाई, इनको ये तो मासूम है और आपके पोता पोती भी हैं। वैभव के पिता ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और फिर दोनों को गले से लगा लिया। तभी डॉक्टर ने वैभव से कहा, 2 यूनिट खून चढ़ेगा इनको। अहिल्या बोली, हाँ आई एम रेडी, मैं दूंगी ब्लड। वैभव के पिता बोले, मुझे भी देना है 1 यूनिट। अहिल्या ने और वैभव के पिता ने रक्तदान किया। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। सुबह के 4 बजे डॉक्टर बाहर निकला और वैभव से कहा, सी इज ओके नाउ। वैभव और उसके बच्चों ने राहत की सांस ली। दोनों बच्चों ने अपनी माँ को दूर से देखा तो दोनों की आंखें छलक गईं। वैभव के पिता ने अहिल्या से कहा, तुम इन दोनों को घर ले जाओ, मैं और वैभव यहीं हैं। वैभव की बेटी ने अपने दादू से कहा, आप भी घर चलिए दादू, हम आपके बिना घर वापस नहीं जाएंगे। वैभव के पिता बोले, हम तुम्हारी मम्मी को साथ लेकर आते हैं। वैभव की बेटी ने दादू से कहा, आपने मम्मी को ब्लड दिया, उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। और अहिल्या आंटी, आप भी मेरे को माफ़ कर दो। अहिल्या ने मन ही मन सोचा, ये कैसा जादू है, जो लड़की कल रात तक इतने घटिया इल्ज़ाम लगा रही थी, आज वो ही अपने दादू की इतनी सगी कैसे बन गई। वो ऊपर वाले से धन्यवाद कह रही थी। वैभव के पिता अहिल्या के साथ बच्चों को घर ले गए। अहिल्या ने सबके लिए नाश्ता बनाया और आज दादू अपने दोनों बच्चों के साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी अस्पताल से वैभव का फ़ोन आया कि उसकी पत्नी को होश आ गया है, थोड़ी कमज़ोर है पर अब वो कल तक घर आ सकती है। वैभव के पिता दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल आ गए। अहिल्या भी साथ में थी। पूरा परिवार इस समय वैभव की पत्नी को घेर कर खड़े थे। वैभव की पत्नी को जैसे ही होश आया वो अपने बच्चों को पुकारने लगी। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के गले लग गए। वैभव की बेटी ने अपने माँ के कान में कुछ ऐसा बताया कि वैभव की पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर अपने ससुर को धन्यवाद बोला। उसके बाद उसने जो बोला उसका सुनकर पूरा परिवार निस्तल मौन हो गया। वैभव की पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने ससुर से कहा, आप अगर इंडिया जाएगा तो मैं भी आपके साथ चलेगा। आप मेरा फैमिली हो, हम आपके साथ इंडिया चलेगा हमेशा के लिए। वैभव ने कहा, पापा जी इन सबको माफ़ कर दीजिए और इनको अपना लीजिए। मैं पूरा परिवार खुश था। 2 दिन बाद वैभव की पत्नी घर आ गई। अहिल्या भी वैभव के घर ही रहने लगी। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।